छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर। हमारे ब्रिज एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर किसी भी कोर्स को खरीदने पर प्रथम 1000 छात्रों को फीस में 70% की छूट दी जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, PDF नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित। नमस्कार साथियों, मैं वीर चौधरी एज ए फैकल्टी ऑफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रिज एकेडमी की ऑनलाइन डिजिटल लाइव क्लास में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली थी, मैंने आपको पिछली क्लास में बोल दिया था कि मैं आज कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंटों से बोल रहा हूं, आप बेटा फटाफट से जुड़ जाइए। कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश गुर्जर, गुड आफ्टरनून सर। पूनम मीना, गुड आफ्टरनून। भूरा कासोट, राधे राधे। प्रिया लखनऊ, नमस्ते सर। चंचल मीना, नमस्ते सर। चलिए बेटा, ये कुछ अभी 5-6 स्टूडेंट्स अभी हमसे जुड़े हैं। आप बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जुड़ जाइए भाई। देखिए, हम लोग मेरी क्लास को और भी बाकी की क्लास हमारी शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लासें हमारी लाइव चल रही हैं डेली आपके सामने। आप देख रहे हैं कि हमारे जो है प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से हम सिलेबस को जो है चला रहे हैं। वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आपकी जो होती हैं उनको आपको यहां से सेटिस्फाई करके भेजा जाता है। जो भी एक्सपर्ट आपके सामने आते हैं वो अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी एक अच्छी सी उम्मीद के साथ हम भी आपसे जुड़े हुए हैं, आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि वैसे ये बात मैं एक बार बीच में फिर बोल दूंगा, बहुत जल्द हम लोग गुरुवार से इसी जो क्लासेस हैं इनको एक बैचेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वहाँ आपको राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, BSTC वाले स्टूडेंट्स के लिए अपने प्रॉपर टाइम में नए नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए आप सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जो भी जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करें। एक बार इसकी डिटेल जानकारी मैं बीच क्लास में भी आपको और बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे एक बार ये बता दीजिए कि जो लास्ट वाली क्लास हमने पढ़ी थी बेटा, ग्रेविटेशन वाले जो चैप्टर थे उसमें हमने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में सारा कुछ पढ़ा था। उसके बाद मैंने गुरुत्व पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था, गुरुत्व केंद्र पढ़ा था, पलायन वेग पढ़ा था, ट्रेन वाले क्वेश्चंस किए थे और वो अपनी लिफ्ट वाले क्वेश्चंस किए थे। तो वहां पर ऐसे काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहले तो मुझे ये बता दीजिए फटाफट कमेंट करके कि किसी भी स्टूडेंट का उस लास्ट वाली क्लास में या लास्ट वाले जो भी चैप्टर था उसमें कोई किसी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन दे दीजिए। बाकी फिर हम अगली क्लास के लिए चलेंगे। तो मुझे फटाफट से बताइए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं बचा उसका, या किसी को कुछ पूछना हो लास्ट वाले चैप्टर से, क्योंकि वो चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने उस चैप्टर को लिया था क्योंकि उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस क्लास का एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। पॉइंट महत्वपूर्ण होने से मेरा मतलब क्या है? पॉइंट महत्वपूर्ण होने से मेरा मतलब ये है कि वहाँ सारी की सारी जो चीज़ें आपकी आ रही थी वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और प्लस दूसरी बात ये थी कि उनमें से जो भी 1 लाइन मैंने आपको बताई थी उस 1 लाइन में से अपना प्रॉपर एक कंटेंट था, प्रॉपर वहां से क्वेश्चन बनता है। तो मुझे फटाफट बता दीजिए किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो नहीं था। गुड आफ्टरनून सुखवीर सिंह आगापुर, गुड आफ्टरनून भैया। प्रिया डागुर, नो सर नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा, और किसी की कोई प्रॉब्लम रही हो तो बेटा मुझे फटाफट बता दीजिए ताकि
आप लोग कम से कम ये ना कह पाओ कि सर ये प्रॉब्लम रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपरों को आप कोई सी भी बुक लेके उठा के देख लेना। भाई देखो मैं प्रॉपर एक बार बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर्स की किताब में घटना चक्र से बेस्ट किताब कोई नहीं है साइंस के लिए। तो आप आराम से उस किताब को ले सकते हैं। काफी सारी जो बुक है, आप तो कोई नहीं बेटा, इंटेलिजेंट आप भी हो, पूछ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। ये आपस की ये बातें मत करो। अभी गोला गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भैया। जीतू तनवार गुर्जर गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप आगे की क्लास में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सर लूसेंट, हाँ भाई मैं आपको लूसेंट अरियंत इनके लिए बता दूं। लूसेंट वाली बुक हालांकि अपने आप में बढ़िया है, जिसके पास है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लूसेंट वाली बुक में गलतियां बहुत ज्यादा हैं। अरियंत की किताब लीजिए आप, बेस्ट किताब है। अरियंत की इंसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, चाहे आप जिनको प्रॉपर साइंस पढ़नी है, जैसे एनटीपीसी वगैरह के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक बुक आती है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की, दोनों बुक अपने आप में अच्छी हैं। चाहे आप अरियंत की उठा लीजिए, चाहे कॉस्मोस पब्लिकेशन की उठा लीजिए, दोनों बुक जो है अपने आप में बेस्ट बुक है साइंस के लिए। हाँ प्रिया डागुर जी, मैं साइंस के लिए बोल रहा हूं सर, उनमें हाई लेवल आता है। विष्णु जी, आप जिस बैच के लिए जुड़ रहे हो वो चीज आपके लिए मस्ट है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे उस लेवल के लिए बात कर रहा हूं जो आपके बिल्कुल बॉटम टू टॉप आपको कवर करती हुई चलेंगी। बहुत शानदार बुक है। अरियंत की किताब जो है वो अच्छी किताब है। लूसेंट की किताब में कमियां बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं। यूं तो एक स्पीडी की बुक आती है, ठीक भाई। सबसे आखिरी बात मेरी ये है कि बेटा आप घटना चक्र वाली बुक प्रेफर करें। पढ़ना है कोई सी भी किताब ले लीजिए, आपके पास जो किताब है वो बेस्ट है। पहली बात तो जो किताब है उसका आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, प्लस दूसरी बात मेरी क्लास को लीजिए आप प्रॉपर तरीके से। अगर आपने क्लास ले ली उसके बाद फिर किसी भी जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपरों वाली कोई भी किताब है उसे आप उठाइए, फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो वहां बता देना। वॉइस बेटा वो एक्चुअली हमने थोड़ा सा रुकवा दी थी, आवाज गई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा किसी बात को लेकर हम जो है एक बार बात कर रहे थे, कोई नहीं। विष्णु जी आ गई है साउंड, अब टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, वहां से आपको जो है बहुत ज्यादा बेहतर पता होगा कि हमने कितने पानी में पढ़ाया और गुरुजी ने किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाया है। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं अपने चैप्टर को। मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम लास्ट वाले उसमें चैप्टर में है ही नहीं। अगर नहीं है तो मैं यहां एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जिस चैप्टर के बारे में मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, और वो चैप्टर है अपना आज का तरंग एवं ध्वनि। वेव्स एंड साउंड। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। जैसे हमारा प्रकाश वाला चैप्टर है। प्रकाश वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हर किसी लेवल के एग्जाम में देखने को मिलता है। पिछली बारी के आप उठा के देखिए, रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एनटीपीसी, रेलवे, आपका एसएससी, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल है, 10+2 है, एमटीएस है, किसी भी लेवल के एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, लगा के कांस्टेबल लेवल से आईएएस लेवल तक के एग्जाम में सारे के सारे वहां से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चलिए, तो बेटा आप फटाफट से चलिए, साउंड एंड वेव्स को पढ़ना है हमें। सबसे पहले तो यह जानना है कि वेव्स क्या होती हैं, तरंग क्या होती हैं।
तरंग वो होती हैं, जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूं, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई तालाब है, ये मैं तालाब मान रहा हूं, और इस तालाब में यहां तक पानी भरा हुआ है। सपोज कीजिए ये कोई तालाब है और तालाब में जो है आपका पानी भरा हुआ है। अगर इस तालाब के एक कोने पर अगर आपने पत्थर को डाला ना, आप ये देखते हैं कि ये जो लहरें हैं यहां से चल चलकर इस वाले कोने तक आ जाती हैं। मतलब पूरे के पूरे शांत पानी में डिस्टरबेंस कर दिया। डिस्टरबेंस का मतलब है उसमें किसी प्रकार की जो हलचल होने लग गई। गुड आफ्टरनून भाई। अब देखिए फटाफट इन चीजों से जुड़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेव्स की, तरंग की। तरंग क्या होती हैं? तरंग वो होती हैं जो किसी भी माध्यम में डिस्टरबेंस कर देती हैं, हलचल मचा देती हैं। जैसे आप लोगों ने वो गाना सुना होगा कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो, हलचल सी मच जाएगी। वो हलचल जो है वही एक्चुअली क्या है, अपना तरंग है। हलचल का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब होता है हलचल कर देना। एक बार वापस से सुनिए, तरंग क्या होती है? तरंग वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है या वो ऊर्जा का रूप होती है जो किसी भी माध्यम को बिना डिस्टर्ब किए, माध्यम को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। माध्यम में आपको बताऊंगा, माध्यम अपने पास 3 प्रकार के होंगे यहां पर, जिनमें से एक लूंगा ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इन्हीं से मिलते हैं रेयर और डेंसर मीडियम, विरल और सघन माध्यम। देखिए अभी मैं इस चैप्टर के आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूं। एक बार थोड़ा सा यहां जुड़ने की कोशिश कीजिए इन फंडामेंटल्स पर, फिर उसके बाद सब कुछ समझ आने लग जाएगा। सर इसको समझाओ कौन है? देखो भाई, ये जो भी स्टूडेंट इस तरीके की कमेंट कर रहा है, मैं फटाफट 1 मिनट में उसे ब्लॉक करवा दूंगा। आपस में कमेंटबाजी मत कीजिए या पॉइंट की बात कीजिए। विष्णु सर फास्ट पढ़ाओ। भाई देखो, फास्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी चीजें क्लियर करेंगे। आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी यहां बहुत हैं और कमजोर स्टूडेंट भी बहुत हैं, इसलिए सब कुछ देख के चलना पड़ता है। मैं पिंटू राम राम भाई। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि तरंग क्या होती है? तरंग वे एक प्रकार की ऊर्जा की फॉर्म होती हैं या वे ऊर्जा का रूप होती हैं जो किसी भी माध्यम में हलचल मचा देती हैं, डिस्टरबेंस मचा देती हैं, बिना माध्यम को डिस्टर्ब किए हुए। माध्यम इनसे डिस्टर्ब नहीं होता। मैं कह रहा हूं माध्यम ठोस है, वो ठोस ही रहेगा। मैं कहता हूं माध्यम द्रव है, द्रव ही रहेगा। मैं कहता हूं माध्यम गैस है, वो माध्यम गैस ही रहेगा। माध्यम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तरंग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई बिना किसी माध्यम में विक्षोभ किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यह काम कौन करता है अपनी? तो यह काम करती है अपनी तरंगें। चलिए, ये बेसिक सी परिभाषा थी, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चंस कहां से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं उन पे चलते हैं एक बार। मैं तरंगों के प्रकारों की बात करूं तो बेटा तरंगें अपने पास यहां 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो तरंगें होती हैं, इन तरंगों को कहा जाता है यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंग। अब पूरी बातें क्लियर करते हुए चलना भाई। दूसरी तरंग होती है जिसका नाम होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, अगर अंग्रेजी में दोनों को बोला जाए, इसे कहा जाता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स, और इन्हें कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझिए बेटा एक बार, मैकेनिकल वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है। इनमें से पिछली बार जो अपना एएलपी का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें क्वेश्चन दिया गया है। और वो क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है वो एक बार सुन लेना। पुष्पेंद्र सिंह, राम राम भाई। ठीक भाई, राम राम। चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं तरंग जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जवाब आता है कि सब तरंग अपनी 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहली यांत्रिक तरंग, दूसरी अयांत्रिक तरंग। अगर मैं सबसे पहले यांत्रिक तरंग की बात करूं, अब ध्यान से सुनते चलना।
पहली बात यह है कि भाई यांत्रिक तरंग वे तरंगें होती हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, इनके लिए मीडियम रिक्वायर होती है। कुल मिला के मैं ये कहूं इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जवाब है जी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये तरंगें चल नहीं सकती। मैं कौन सी तरंगों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल वेव्स की, मतलब यांत्रिक तरंगों की। पहले एक बार मैकेनिकल वेव्स को पढ़ लो पूरा। मैं कह रहा हूं यांत्रिक तरंगें जो होती हैं, यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन तरंगों के लिए माध्यम नहीं दिया गया ना तो ये तरंगें चल नहीं पाएंगी। कौन सी तरंगों की बात कर रहा हूं, यांत्रिक तरंगों की। ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका मतलब माध्यम चाहिए। अगर इनके लिए माध्यम नहीं है तो माध्यम नहीं होने पर ये तरंगें नहीं चल पाती हैं, नहीं प्रोपेगेट हो पाती हैं। एग्जाम्पल इसका मैं देता हूं, एग्जाम्पल है अपने पास ध्वनि, साउंड। समझिए बेटा एक बार इस पूरी बात को। ध्वनि तरंगें निश्चित तौर से उनके लिए मीडियम रिक्वायर होता है, वो माध्यम चाहती हैं। अगर इनको माध्यम नहीं दिया गया तो ये जो है प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगी। यशपाल चौधरी सर, गुड जॉब सर, थैंक यू सर। चलिए, अगर मैं इस ध्वनि के लिए बात करूं, माध्यम अपने पास कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के। अभी आपको बताया था, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। मेरा पहला पॉइंट आपसे यह है कि वे तरंगें जिनको माध्यम चाहिए, सिर्फ माध्यम में चल सकती हैं, वे सारी की सारी तरंगें कहलाती हैं अपनी यांत्रिक तरंगें। अगर ध्वनि की बात करूं ना, अगर मैं इस ध्वनि को ले जाकर अंतरिक्ष में रख दूं, अंतरिक्ष क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा था कि अंतरिक्ष नो मीडियम, कोई माध्यम ही नहीं होता, निर्वात होता है अंतरिक्ष में। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि निर्वात में जी का मान 0 होता है। अंतरिक्ष जो होता है वो निर्वात होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां हवा, पानी या किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं हो, वो निर्वात कहलाता है। अब अगर 2 व्यक्ति खड़े होकर अंतरिक्ष में बात करना चाहें तो आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके लिए माध्यम चाहिए, वहां जबकि माध्यम नहीं है। तो ध्वनि तरंगें कांट बी ट्रेबल, ये नहीं चल सकती विदाउट मीडियम। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें चल ही नहीं सकती। आप देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, हम जब छोटे छोटे थे तो एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो डिस्पोजल 2 ग्लास लेते थे, उस डिस्पोजल ग्लास की तली में छेद करते थे और उसको धागे से बांध दिया करते थे। धागा काफी लंबा होता था, एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, एक ने मुंह से कुछ बोला, दूसरे ने कान पे लगाया, फटाक से वो उसकी आवाज सुन लेता था, काफी दूर होने के बावजूद भी। तो वो जो साउंड थी ना, वो हमारी ट्रेवल होती थी उसके माध्यम से, उसके जरिए से, उस धागे के जरिए से। अगर मैं उस धागे को कट कर दूं ना, या उस धागे को मैं बीच में से पकड़ लूं, अब मेरी साउंड जो है वो ट्रेवल होना ही बंद हो गया। आपको अगर ध्यान हो तो पहले फोन चलते थे बीएसएनएल के, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, अगर आपको ध्यान हो तो बीएसएनएल, उन फोनों को लैंडलाइन फोन बोलते थे। लैंड मीन्स होती है जमीन, जमीन के अंदर से बेटा लाइनें बिछाई जाती थी। अगर आपने उस लाइन को किसी भी तरीके से कट कर दिया ना, तो क्या लगता है आपको, आपकी साउंड दूसरे के पास जा पाएगी? बिल्कुल नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि या साउंड जो होता है वो एक ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके लिए वास्तव में माध्यम चाहिए, निश्चित तौर से मीडियम चाहिए। अगर नहीं है तो वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं हो पाएंगी। बीकेएस कुमार, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, उम्मीद कर रहा हूं बात मेरी आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, और एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, कुछ स्टेशन वगैरह पर आप जैसे पहुंच जाइए, रेलवे स्टेशन है। अच्छा, हम जैसे, आप जैसे लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, वो उस अनाउंस का वेट करते हैं कि अनाउंस होगा जब ट्रेन आ जाएगी। कुछ बुजुर्गों को अगर बाय द वे आपने गलती से देखा हो तो वो पटरी से कान लगा के बता देते हैं ट्रेन आने वाली है। वो एक्चुअली उन वाइब्रेशंस को, उन कंपन को फील कर देते हैं जो उस पटरी में हो रखे हैं ट्रेन के चलने से। आपने देखा होगा ट्रेन जब जाती है तो वाइब्रेशन मचा जाती है जमीन में भी, तो वो वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं वो बुजुर्ग लोग। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन तरंगों को कभी भी निर्वात में चलाया गया तो निर्वात में ये तरंगें बिल्कुल भी नहीं चल सकती, और इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। क्लियर? चलिए,
अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं अगली तरंग के लिए चलता हूं, और अगली जो है वो मेरे पास अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है। अब मैं बात कर रहा हूं अयांत्रिक के लिए। अयांत्रिक तरंग जो होती है वो क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। देखिए इस तरंग के लिए माध्यम, सबसे पहला पॉइंट माध्यम वाला आता है। इस तरंग के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, माध्यम हो तो भी भला और ना हो तो भी भला, पहली बात। दूसरी बात, इस तरंग को निर्वात में भी अगर मैं चलाने की कोशिश करूं तो यह तरंग निर्वात में भी आराम से चल जाएगी। इसका एग्जाम्पल यदि मैं देता हूं तो वो होता है प्रकाश तरंग, प्रकाश। जबकि यदि मैं यहां पर यांत्रिक की जब बात कर रहा था, ध्यान कीजिए यांत्रिक के वाले पॉइंटों को, यांत्रिक जब तरंग की बात कर रहा था तो सबसे पहला तो मैं ये कह रहा था इसके लिए माध्यम चाहिए, बिल्कुल। अगर इसको निर्वात में चलाऊं तो निर्वात में ये चल ही नहीं सकती, कॉम्प्रोमाइज नाम का वर्ड ही नहीं है इसके पास। एग्जाम्पल इसका जो मैंने लिया था वो ध्वनि लिया था। अब क्वेश्चन आपको असिस्टेंट लोको पायलट में कैसे पूछा है वो सुनिए। देखो थोड़ी देर सुन लीजिए क्लास को, उसके बाद क्या है फिर समझ में आने लग जाएंगी चीजें, और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी करने लग जाऊंगा। इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से सुनिए बेटा। आपसे प्रश्न पहली बात तो यह पूछा गया था, बोला एक बात बताइए, ऐसी कौन सी तरंग होती है जो निर्वात में भी संचरित हो सकती है, आराम से चल सकती है, प्रोपेगेट हो सकती है। तो जवाब है जी आपके पास वो तरंग होती है नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग। अच्छा, प्रकाश के लिए वास्तव में कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में कहीं भी चलाओ। और कहो तो निर्वात में तो इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, मुझे फटाफट बताइए। वो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप लोग अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो मुझे बताइए ये प्रकाश की चाल की जो गणना की थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा कीजिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में, बिल्कुल सब जानते हैं। लेकिन ये चाल जो है इसकी गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? ये इकलौता क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। अकेला क्वेश्चन ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है। पिछली बार जो रेलवे का जेईएन वाला एग्जाम हुआ था, रेलवे जेईएन वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की गणना करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है। मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, चलिए भाई बताइए फटाफट कि प्रकाश की चाल की जो गणना की थी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। शैलेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं हाइगेंस ने। चलिए भाई, विष्णु कुशवाहा, हाइजेन, चलिए। हाइजेन, हाइजेंस, प्रिया, गब्बर, चलिए। और किसी का कोई जवाब? सबके जवाब हाइगेंस और हाइजेन पे आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं हाइगेंस ने क्या किया था और हाइजेन ने क्या किया था। सुनिए, हाइजेन ने तो कणों की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, और हाइगेंस ने जो कहा था वो प्रकाश की तरंगी प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था बेटा। इसलिए दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। निश्चित तौर से प्रकाश की चाल की जो गणना की थी सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था रोमर। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन सबसे पहले आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है, और वहां से चलकर आज ये कांस्टेबल लेवल तक पहुंच गया है। यही बात मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं। मैं ये कहता हूं आज कोई क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पे पूछा गया है ना, तो कल एक लो लेवल के एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाना है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप कोशिश किया करो। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की थी, और रोमर ने यह बताया था कि गुरुजी प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होती है वो कहां पर होती है, निर्वात में होती है। और निर्वात में सबसे ज्यादा चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे ही अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि के लिए 3 माध्यम ले रहा था, जिनमें से एक था ठोस, दूसरा था द्रव, तीसरा था गैस, चौथा है निर्वात। मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके अगर आपको पता है तो कि भाई ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल इनमें से किस माध्यम में है। ऑप्शन ए आपके पास ठोस है, बी द्रव है, सी गैस है, और डी जो ऑप्शन है वो निर्वात है। मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कि ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल इनमें से किस माध्यम में है, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में।
चलिए प्रिया, कोई नहीं, आप अगला जवाब दीजिए। मेरा जो क्वेश्चन है बेटा वो आपसे ये है कि ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल कहां पर होती है या कौन से माध्यम में है। शैलेंद्र जी का जवाब आ चुका है, जवाब है इनका ए, ऑप्शन ए। इन्होंने बताया हुआ है कि गुरुजी ठोस में होती है सबसे ज्यादा। ठोस, चंचल ठोस, विष्णु ए ठोस, राजेश कुमार, अंजलि शर्मा, विष्णु कुशवाहा, गब्बर, मोनू सिंह गुर्जर ए, प्रिया डागुर, तीसरा ऑप्शन दिया है भाई इन्होंने। अच्छा, बाकी सारे स्टूडेंटों के जो जवाब हैं वो मोस्टली सबके जवाब जो है ए ऑप्शन दे रहे हैं। इन्होंने जो दिया है एक बस प्रिया डागुर जी ने जो है उसका जवाब जो है उल्टा दिया है। इन्होंने कहा है कि ठोस में, सॉरी गैस में, तीसरा ऑप्शन। चलिए तो एक बार सुन लीजिए, ध्वनि वाले चैप्टर को मैं इसी में पढ़ने वाला हूं, क्योंकि देखिए मेरे चैप्टर का जो मैंने नाम डाला हुआ है वो तरंग एवं ध्वनि ही डाला हुआ है। ध्वनि के बारे में पूरा पढ़ूंगा मैं अभी भी। पहले मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की सबसे ज्यादा जो चाल होती है बेटा वो ठोसों में होती है, इसके कम द्रव में, सबसे कम गैस में, और सबसे जो बिल्कुल भी नहीं होती है वो निर्वात में होती है। अच्छा चलो, चलती हुई बात में एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि ठोसों में से ऐसा कौन सा ठोस है जहां पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन मैं आपको 4 दे रहा हूं बेटा, फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके। पहला है इस्पात, दूसरा है स्टील, तीसरा है आपके लिए एल्यूमिनियम, चौथा होता है लोहा। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि ध्वनि की जो चाल है सबसे ज्यादा किस में। मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा जरूर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे फटाफट बताइए। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि भाई ध्वनि की सबसे ज्यादा जो चाल होती है इस्पात में होती है, स्टील में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, या फिर लोहे में होती है। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। स्टील, विष्णु कुशवाहा, चलिए स्टील, भूरा ऑप्शन बी, पुष्पेंद्र सिंह सी, शैलेंद्र शर्मा सी। चलिए और आगे किसी का कमेंट। चंचल मीणा बी, रविंदर सिंह ए, सुखवीर बी, प्रिया डागुर डी, मोनू गुर्जर ए, राजेश कुमार बी, प्रिया, पूनम, इन सबका जो पूनम जी का जो जवाब आ रहा है स्टील आ रहा है, प्रिया का डी ऑप्शन है। चलिए भाई, गब्बर कसाना बी। चलिए मैं आपको बता दूं पुरानी किताबों में, इसीलिए मैं अभी आपसे बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि पुरानी किताबें थोड़ी सी अपडेट नहीं है बेटा। काफी सारी चीजें जो हैं वो चेंज की गई हैं। अपन जब पढ़ेंगे तो लास्ट में मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चेंजेस किए गए मैं उन सारे चेंजेस को आपको बताऊंगा। पुरानी किताबों में सब में स्टील आपका जवाब दे रखा है। स्टील में प्रकाश की जो चाल, ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड, 5960 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि अब तक सही मानी गई थी और सही थी। लेकिन यहां जो इस समय जो लेटेस्ट में दी गई है वो एल्यूमिनियम में दी गई है और वो चाल कितनी है 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड है, जो इसका राइट आंसर बन जाता है। अब काफी सारी चीजों में चेंज किए गए हैं। पहले आप छोटी सी एग्जांपल को देख लीजिए। एसी आपकी अगर आप चलाते थे पुरानी एसी को 18 तक कूलिंग पे ले जाते थे आप, 17-18 तक। लेकिन अब जो लेटेस्ट में एसी आएंगी कोई भी एसी 20 से नीचे नहीं जाएगी। इसका रीजन क्या है वो सारी बात मैं केमिस्ट्री में करूंगा आपसे। चलिए तो अब फटाफट से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। आप इन बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मैंने आपको 2 प्रकार की तरंग बताई है स्टूडेंट्स। पहली तरंग बताइए यांत्रिक तरंग, जवाब दिया था इनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के या निर्वात में चल नहीं सकती। एग्जाम्पल ध्वनि दिया हुआ है। अयांत्रिक के लिए मैंने बोला हुआ है कि भाई इनको जो है माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, निर्वात में भी चला सकते हैं। एग्जाम्पल है प्रकाश। अच्छा एक और बात, इन अयांत्रिक तरंगों को नॉन मैकेनिकल वेव्स को एक और नाम दे दिया जाता है और आजकल वही नाम पूछा जाता है। और वो नाम बेटा इसका जो है वो ये है, इनको वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको क्यों कहा जाता है उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां जितनी भी आपसे तरंगें पूछी जाएंगी, मैं पूरी तरंगें पढ़ूंगा इसमें, चाहे वो आपकी गामा रही है, चाहे एक्सरे रही है, चाहे पराबैंगनी रही है,
चाहे जो भी तरंगें इसमें जैसे हम पढ़ेंगे, वो सारी की सारी तरंगें इसके अंतर्गत आएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हें कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारी की सारी ये तरंगें जो होती है ना, इन तरंगों की चाल निर्वात में बिल्कुल समान रहती है, और वो चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है जो कि आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। और प्रश्न क्या था वो समझ लीजिए। प्रश्न आपसे ये था, मुझे याद आते जा रहे हैं क्वेश्चन, मैं आपको भाई बताते जा रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा गया था, निर्वात में अयांत्रिक तरंगों की चाल होती है, निर्वात में अयांत्रिक तरंगों की चाल होती है। आपसे पूछा गया था, या फिर आपसे पूछ ले, वो चाल होती की जगह पे एक पॉइंट मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं इसमें, और मैं वो पॉइंट कर रहा हूं इसको ऐसे करके, सर्वाधिक चाल। प्रश्न पूछा गया है कि निर्वात में अयांत्रिक तरंगों की सर्वाधिक चाल होती है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से किसकी सर्वाधिक चाल है। आपको जैसे दिया था गामा रे, दूसरा दिया था एक्स रे, तीसरा जो दिया था वो आपको जैसे दे रखता अवरक्त तरंग मतलब इंफ्रारेड, और चौथा दे रखा था सभी की समान, सभी की समान। तो वहां पर जो सही जवाब माना गया था वो बेटा क्या माना गया था, सभी की समान। अभी मैं अयांत्रिक तरंगों पे वापस से आऊंगा, मे बी पॉसिबल कि उस समय मुझे क्वेश्चन याद न रहे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। स्टेट पीसीएस का जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे था जो मैंने आपको बोला हुआ है। और क्वेश्चन बोला हुआ है, निर्वात में अयांत्रिक तरंगों की सर्वाधिक चाल होती है। मतलब कौन सी ऐसी अयांत्रिक तरंग है जिसकी चाल सर्वाधिक होती है, गामा तरंग है कि एक्सरे है या अवरक्त तरंग है या सभी की समान। तो जवाब है जी निर्वात में सभी तरंगों की अयांत्रिक वाली की चाल जो है समान होती है, इसीलिए इनको एक और नाम दे दिया जाता है, और वो नाम क्या है इसका, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए, यांत्रिक अयांत्रिक के बीच का किस्सा खत्म। अब मैं वापस से फिर यांत्रिक तरंगों को आगे लेकर चलता हूं, और अब मैं पढ़ता हूं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंग अपन पढ़ रहे थे मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगों को आगे चल के वो 2 भाग में और बांट देता है, जिनमें से पहली होती है जिसे कहा जाता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी जो तरंग होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। आपको बता दूं, अनुदैर्ध्य जो होती है इसे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसे जो कहा जाता है इसे ट्रांसवर्स कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। चलिए समझते हैं एक बार कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। चलिए हेमंत जी, एक्सरे, बेटा एक्सरे नहीं, जितनी भी अयांत्रिक तरंगें हैं सबकी निर्वात में चाल समान होती है, इसीलिए उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सोनू सिंसनबार, राम राम भाई सोनू। चलिए मैं आपसे कह रहा था अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बीच के डिफरेंस की। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुप्रस्थ तरंगों की बात करूंगा, ट्रांसवर्स तरंगों की बात करूंगा। तो यदि मैं अनुप्रस्थ तरंगों की बात करूं तो देखिए तरंग जो चलती है कुछ इस तरीके से चलती है। यहां से बेटा सारे पॉइंट आप क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं इससे जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया पूरा का पूरा कवर करते हुए चलूंगा। तरंग यदि चलेगी तो वो इस तरीके से कंपन करती है, कुछ मान लेना।
ठीक। सबसे पहले मैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बात कर रहा हूं। जब तरंग जो है इस प्रकार से कंपन करती है तो देखिए इसके जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं इनको हमेशा कहा जाता है श्रृंग। ऊपर वाले पॉइंटों को मैंने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? इनको कहा जाता है श्रृंग, और नीचे वाले पॉइंटों को हमेशा कहा जाता है गर्त, कर्स एंड ट्रफ। श्रृंग ऊपर वाला और गर्त बेटा नीचे वाला। अब पॉइंटों को बिल्कुल बारीकता से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी तरंगें जिनके कंपन आप देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द मीडियम, मतलब माध्यम के लंबवत। माध्यम अपना ये है, कंपन हो रहे हैं इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कंपन होते हैं, जवाब है कि भाई माध्यम के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द मीडियम। अगर ऐसे वाइब्रेशंस अगर हो रहे हैं तो निश्चित तौर से वो कौन सी तरंग का एग्जाम्पल है? अनुप्रस्थ तरंगों का। सबसे पहली पहचान, अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें कंपन सदैव माध्यम के लंबवत होते हैं या माध्यम के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। चलिए दूसरी अगर मैं बात करूं यही अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुदैर्घ्य तरंगों में ये जो कंपन होते हैं ये हमेशा माध्यम के समांतर होते हैं, मतलब पैरेलल टू द मीडियम। यहां जो कंपन होंगे वो कैसे चलेंगे? तो ये होंगे माध्यम के समांतर। ऐसे चलते हैं ये तरंगें। कैसे चलती हैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। देखो ये तरंगें कैसे चलती हैं, तो इन तरंगों के बारे में मैं आपको बता दूं। ये तरंगें कुछ इस तरीके से चलती हैं। देखा होगा आपने जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो उसकी इस तरीके से तरंगें चलती रहती हैं, और जैसे ये लाइन सीधी हो जाती है इसका मतलब फाइल सिलट गई, आदमी चला गया बेचारा। चल भाई सोनू, ठीक है भाई। इसका मतलब यहां जो कंपन हो रहे हैं बेटा वो माध्यम के समांतर हो रहे हैं। देखिए अभी इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इन तरंगों में अगर ऊर्जा का संचरण आपका किया जाएगा, ऊर्जा का संचरण वो कैसे होगा, तो क्वेश्चन को समझना। मैं ऊर्जा का संचरण यहां बताऊंगा कुछ अलग तरीके से। ऊर्जा का जो संचरण होगा वो निश्चित तौर से यहां पर श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। आप समझ रहे हैं, एक बार तो श्रृंग दूसरी बार गर्त। श्रृंग और गर्त के रूप में। किसके रूप में? श्रृंग व गर्त के रूप में। और यहां पर अगर मैं ऊर्जा के संचरण की बात करूं तो यहां ऊर्जा का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, तो यहां ऊर्जा के संचरण को एक बार समझिए। मैंने अभी बताया था इंसान जब हॉस्पिटल में एडमिट तो ऐसे पल्स रेट चलती है। ये पल्स रेट जब चलती हैं आपने देखा होगा, जैसे लाइन सीधी हुई इसका मतलब फाइल सिलट गई आदमी की। अब अगर मैं यहां इसको पढ़ रहा हूं, देखिए यहां अगर ये पास पास वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक वाइब्रेशन दूर दूर हो रहे हैं। जहां पर वाइब्रेशन पास पास होते हैं इस पॉइंट को कहा जाता है आपका संपीड़न। इस पॉइंट को जहां पर दूर दूर हो रहे हैं इसको कहा जाता है विरलन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला ये बताइए निम्न में से कौन सी तरंगों में ऊर्जा का संचरण आपका संपीड़न और विरलन के रूप में होता है? संपीड़न व विरलन के रूप में। तो आपका जवाब क्या बनता है? आपका जवाब बनता है, बोला जी अनुदैर्घ्य तरंगें। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और क्वेश्चन इस तरीके से था, बोला बताइए ऐसी कौन सी तरंगें होती हैं जिनमें ऊर्जा का संचरण संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा था, बोले भाई अनुप्रस्थ तरंगें। दूसरा ऑप्शन दे रखा था अनुदैर्घ्य तरंगें। आपने देखा होगा जैसे मैं किसी रस्सी की बात करूं, एक रस्सी को मैंने उधर वाले कोने पर बांध दिया, अब रस्सी को इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें इस तरीके से वाइब्रेशन आते हैं, और ऐसे जो कंपन चलते हैं वो माध्यम के लंबवत होते हैं। वो तरंगें कौन सी कहलाती हैं? वो अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सी का संचरण श्रृंग और गर्त के रूप में होता है, तो श्रृंग और गर्त के रूप में भी आप बता सकते हैं। तीसरा और सबसे मोस्ट पॉइंट, अगर इसके लिए कभी माध्यम पूछा गया और इसके लिए माध्यम पूछा गया तो याद रखना
अनुदैर्घ्य तरंगें ऐसी तरंगें हैं जो ठोस में भी चलती हैं, द्रव में भी चलती हैं और गैस में भी चलती हैं। ये तीनों के तीनों माध्यमों में चलती हैं। मोस्ट डिफरेंस देख लेने दोनों के बीच का। ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो तीनों माध्यमों में चलती हैं, मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं? जवाब है जी अनुदैर्घ्य तरंगें। ऐसी कौन सी तरंगें हैं, तो इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये इनको अगर ठोस की बात की जाए तो ये तरंगें ठोस के तो अंदर चलती हैं, और अगर बात करें द्रव के लिए तो ये द्रव की सतह पर चलती हैं। अब प्रश्न यहां से क्रॉस करके आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बोले भाई ये बताइए अयांत्रिक और यांत्रिक दोनों तरंगों में से ऐसी कौन सी तरंग है जो कि गैस में बिल्कुल भी चलती नहीं है? तो गैस में कौन सी नहीं चल रही है? तो ये अनुप्रस्थ नहीं चल पा रही, क्योंकि ये के सिर्फ ठोसों के तो अंदर और द्रव की सतह पर चलती है। एग्जाम्पल अगर मैं दोनों के दूं तो आप आराम से एक बार समझ जाएंगे कि क्या इसके एग्जाम्पल बनती है। जैसे इसका एग्जाम्पल तो मैं कह दूंगा, इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास बनता है वो बन जाएगा जल में उत्पन्न तरंगें। पानी में अगर आपने देखा होगा तो लहरें और तरंगें जब चलना शुरू करती हैं वो पानी की सतह पर ऊपर ऊपर ही चलती हैं, अंदर तब जाती हैं, उनका अंदर इफेक्ट तब होता है जब वो तरंगें बहुत ज्यादा गति पकड़ लेती हैं अपनी। और अगर इनकी बात करूं तो आप एग्जाम्पल के तौर पर यह कह सकते हैं स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें। स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग को आप दबाइए छोड़िए, स्प्रिंग इस तरीके से करती है, ऐसे तो माध्यम है आपका ऐसे करके, और ऐसे ही उसके कंपन हैं, ऐसे 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 होते रहेंगे। तो माध्यम के समांतर जो कंपन होते हैं वो कंपन कौन सी तरंगों में होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगों में। माध्यम के जो लंबवत होते हैं वो कंपन होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में। चलिए यहां से आगे मैं पढ़ता हूं और आपको एक जरूरी सूचना दे दूं भाई, पुलिस वाला जो भैया पूछ रहा है इसकी सारी डिटेल आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द आपके ब्रज एकेडमी द्वारा इसी गुरुवार से 3 विशेष बैचों पर काम किया जाएगा, जिनमें से राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, बीएड। जो भी स्टूडेंट इन तीनों बैच में से किसी भी बैच से जुड़ना चाहता है उनकी सारी के सारे स्टूडेंटों की प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। एक बैच चलेगा उसका अपना फिक्स टाइम होगा, दूसरे बैच का भी अपना फिक्स टाइम होगा, तीसरे बैच का भी अपना निर्धारित फिक्स टाइम होगा। क्योंकि अभी तक जो वीडियोस आप लोगों को सामने जो चल रही थी, अब तक जो हम लोग लाइव आ रहे थे आपके सामने, वो केवल सिर्फ इतना था कि आप लोग कम से कम ये जान सको कि हमें टीचर जो पढ़ा रहा है एबिलिटी क्या है, क्या वो हमें सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आगे की हमारे जो बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं इसी गुरुवार से होने वाले हैं, जिसमें हमारी जो भी क्लासें हैं प्रॉपर वो सारी की सारी क्लासें चलेंगी, प्रॉपर टाइम होगा प्रत्येक बैच का। तो जो भी स्टूडेंट इसमें जुड़ना चाह रहा है आराम से वो स्टूडेंट जो है जुड़ सकता है। आपका प्लेटफॉर्म, आपकी जो ब्रज एकेडमी है वो भी इस तरीके से अब प्रॉपर बैचेस को स्टार्ट करने जा रही है, क्योंकि अब तक की जो क्लासें थी वो थोड़ा सा इसी चीज को देखते हुए थी ताकि आप लोग कम से कम ये जान सको कि सामने वाला जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो हमें सेटिस्फाई कर सकता है, एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है, ये सब चल रहा था हमारा। चलिए तो मैं वापस से अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। विक्रम सिंह नमस्ते सर। नमस्ते भाई। बाबूलाल राम राम। राम राम भैया। ऋषिकेश गुर्जर, सर आप पहले केमिस्ट्री कराना है। अच्छा विष्णु जी, जैसा भी उसमें जो सिलेबस का निर्धारण है मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। आप जान रहे होंगे कि इस बार पटवार के एग्जाम में से फिजिक्स तो हटाई दी गई है, केमिस्ट्री चलेगी ऑब्वियसली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वहां मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, अनुप्रस्थ क्या है और अनुदैर्घ्य क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस। अब मैं चलता हूं इस चैप्टर में ज्यादा इंटरनली घुसने से पहले कुछ बातों के बारे में और बात करने के लिए। मैंने आपको बताया है तरंग क्या होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक को आगे चल के कितने भागों में बांटा गया है, यांत्रिक को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक तो होती है अनुप्रस्थ और दूसरी है अनुदैर्घ्य। चलिए तो चैप्टर में अंदर घुसने से पहले मैं कुछ और बेसिक सी बातों के बारे में बात कर लेता हूं, और बेसिक बातों से मैं आपको चलता हूं रूबरू कराते हुए, जो कि हमें बार बार यहां पूछी जाएंगी, जिनमें से
कुछ परिभाषाएं हमसे पूछी जाती हैं आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। दूसरा अपना चलता है आयाम, एम्पलीट्यूड। तीसरी चलती है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। चौथा होता है, इसे कहा जाता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। मैं एक बार इन चारों को क्लियर करता हूं क्योंकि स्टूडेंट इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इनसे आजकल न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं या जाने लगे हैं, वो सारी बातें हम यहां कवर करेंगे। चलिए भाई देखो, ये बीएसटीसी बीएड के पेपर वगैरह की पुष्पेंद्र जी हमारी जो टीम है, आप वहां कॉल कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से वो आपको ये सारी बातें बता देंगे। प्रिया चौधरी, ओके सर। एसके जी सर, ओके भाई। राम राम भाई। चलिए, तो मैं एक बार आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल के बारे में बात करूंगा। मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो हमारी तरंगें चलती हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक। जिनमें से ऊपर वाले पॉइंट को मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था, ये तो होता है सरंग। ऊपर वाले पॉइंटों को मैंने क्या बताया, सरंग, और नीचे वाले पॉइंटों को मैंने बताया हुआ है गर्त। गर्त। अब समझना बेटा ध्यान से, ये तरंग जो चल रही है अपनी, इसका पूरा एक साइकिल, पूरा एक कंपन, पूरा एक दोलन यहां तक कंप्लीट हो रहा है। दूसरा साइकिल यहां से स्टार्ट हो रहा है और वापस से आकर उसी पॉइंट पर आकर यहां खत्म हो रहा है। इसका मतलब दिखाए गए चित्र में आपको दो कंपन करते हुए दिखाई दे रही है तरंग अपनी। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे आवृत्ति की, मतलब फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी समझिए बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति ये कहती है कि किसी दिए गए निर्धारित समय में तरंग द्वारा कितने कंपन पूरे किए जा रहे हैं, ये उसकी आवृत्ति कहला रही है। मतलब आवृत्ति क्या कहती है, अगर मैं आवृत्ति के बारे में पढ़ूं तो आवृत्ति ये कहती है कि प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, फटाफट बताइए। चलिए आवृत्ति को सुनिए एक बार फिर वापस से। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कोई भी तरंग कितने कंपन पूरे कर रही है, यह चीज उसकी क्या कहलाती है, यह चीज उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में मान के चलिए ये तरंग यहां से गई और ये पहुंच गई यहां पर, इसका मतलब इसने कितने कंपन पूरे कर लिए, एक कंपन और ये दूसरा कंपन। इसका मतलब यहां जो आवृत्ति इसकी बन के आ गई, वो आवृत्ति कितने आ गई, 2 आ गई। सुखवीर सिंह, वेरी गुड बेटा। HZ हर्ट्ज, फटाफट हर्ट्ज हर्ट्ज। मोहित ठाकुर, राहुल सिंह, मनोज गुर्जर। चलिए बेटा, अरे मोहित ठाकुर टेस्ला बता रहा है भाई। बेटा टेस्ला तो अलग चीज की होती है, आप भूल रहे हो। टेस्ला और वेबर आप चुंबकीय क्षेत्रों पर पहुंच गए। पूरी फिजिक्स में बिल्कुल सभी के शानदार आंसर हैं HZ हर्ट्ज। चलिए ऋषिकेश गुर्जर, शैलेंद्र शर्मा, सबके सही आंसर हैं बेटा। आपको मैं बता दूं, इसकी जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है, वो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और मैं आपको शुरुआत की दूसरी क्लास में आप लोगों को बताया था कि पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली आवृत्ति अब तक कोई बनती है, सॉरी पूछे जाने वाली अगर कोई मात्रक अब तक बनता है तो वो आवृत्ति का बनता है जिसका हर्ट्ज होता है। मोहित ठाकुर, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम मीणा हर्ट्ज, विष्णु कुशवाहा हर्ट्ज, चंचल मीणा हर्ट्ज। चलिए, तो आवृत्ति की क्या परिभाषा होती है, एक सेकंड में तरंग जो है कितने कंपन कर रही है, कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, इसमें से H बड़ी और Z छोटी। ये चीज का भी ध्यान रखना बेटा आप,
क्योंकि पिछली बार वाला जो एसएससी 10+2 का एग्जाम हुआ है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। और वो क्वेश्चन क्या था, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, डेसिबल को चारों में से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। मुझे बताना भाई आप सब लोग फटाफट, अगर किसी के पास जवाब है इसका। मैं डेसिबल को 4 तरीके से व्यक्त कर रहा हूं। पहला है डीबी, दूसरा है डीबी, तीसरा फिर डीबी है, चौथा ये डीबी है। मुझे फटाफट चारों आंसरों में से बताइए कि ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन इनमें से किस ऑप्शन के जरिए से डेसिबल को व्यक्त किया जाएगा, मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके। इनमें से कौन सा तरीका जो है वो सही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर्ट्ज को याद रखना, कैपिटल एच स्मॉल वाली जेड। मुझे फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपके द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 विष्णु कुशवाहा जी बता रहे हैं, ये वाला ऑप्शन। चलिए, और भाई किसी का कोई जवाब? मैंने पूछा हुआ है हर्ट्ज जो होता है, सॉरी डेसिबल जो होता है उसे कैसे व्यक्त करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह ऑप्शन 2, राहुल डीबी, डीबी का मतलब आप लोग जो आप बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी सुखविंदर, भूरा ऑप्शन डी, अंजलि शर्मा डी, शिवेंद्र सिंह डीबी, ये भी मोहितेश ठाकुर ऑप्शन 2, प्रिया ठाकुर डीबी, चंचल मीणा 4। चलिए, तो मैं आपको बता दूं एसएससी ने वहां जो सही माना हुआ है वो इस चौथे वाले ऑप्शन को सही माना हुआ है कि डेसिबल को ऐसे व्यक्त करते हैं। अगर आप गूगल करके देखें तो गूगल पे आपको बेटा ये दोनों जवाब बिल्कुल सही मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, लेकिन एसएससी ने हमारे ने जो सही माना है वो चौथे वाले को माना है। इसलिए याद रखना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश लिख रहे हैं बड़ा वाला कैपिटल, आगे वाला पीछे वाला स्मॉल लिख दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां तो बिल्कुल रवैया ही उल्टा कर दिया इसने, पहले वाले को स्मॉल और दूसरे वाले को कैपिटल कर दिया। देखो मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए तो हम वापस से अपने फिर पॉइंट पे आते हैं, और मैंने आपको आवृत्ति की परिभाषा बता चुका हूं। आवृत्ति की परिभाषा बताते हुए मैंने ये कहा है कि भाई प्रति सेकंड किए जाने वाले कंपनों की जो संख्या है वो आवृत्ति कहला रही है, और आवृत्ति का मात्रक जो है वो मैंने क्या माना हुआ है, हर्ट्ज माना हुआ है, एचजेड माना हुआ है। चलिए साहब, आगे मुझे बताना है कि आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एक बार आयाम को और जानिए। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, समझिए एम्पलीट्यूड को। अगर बेटा आपने पेंडुलम वाली घड़ी कभी देखी हो जिसमें पेंडुलम होता है, लोलक होता है, पेंडुलम वाली घड़ी की बात क्या होती है खास कि पेंडुलम जो होता है उसका लोलक इस तरीके से गति करता रहता है, इधर उधर इधर उधर। और इंटरेस्टेड बात इसकी यह है कि जितना वो इधर साइड में जाएगा ना, डेफिनेटली उतना ही इधर साइड में जाएगा। कुल मिलाकर इस मध्य बिंदु से जितना इधर साइड में जाएगा उतना ही इधर साइड में वो विस्थापन करेगा, निश्चित मान लेना। ये थोड़ा सा मेरे से उल्टा बन गया है भाई, अब इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए बस बेटा। अब कुछ एक जैसा बन गया होगा लगभग डिस्टेंस। चलिए, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें पेंडुलम लोलक जो होता है उसका ऐसे ऐसे घूमने का काम होता है, और इस गति के दौरान पेंडुलम जितना इधर विस्थापन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, उतना ही इधर डिस्प्लेसमेंट करता है, विस्थापन करता है। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यही अपना क्या कहलाता है, यही अपना एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। अगर आप तरंग को लेके कहें तो ये इसका मध्य बिंदु रहा है, और मध्य बिंदु से यहां तक ये जो विस्थापन किया गया है, चाहे वो इधर साइड में ले ले, चाहे वो नीचे की साइड में ले ले, चाहे ऊपर की साइड में ले ले, हर बार जो विस्थापन होगा, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, दूरी जो होगी, वो हमेशा समान होगी। यही अपना एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। आयाम की परिभाषा क्या हो गई, तो आयाम की परिभाषा सुनिए। आयाम ये होता है कि तरंग द्वारा मध्य बिंदु के एक ओर किया गया अधिकतम विस्थापन। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन साइड ऑफ मीन पॉइंट। मुख्य बिंदु जो है ये बीच वाला है, इसके एक ओर किया गया अधिकतम जो विस्थापन है वो स्ट्रेंथ अपना क्या कहलाता है,
आयाम कहलाता है। जब विस्थापन की बात आ गई तो दूरी और विस्थापन को कैसे मापते हैं? दूरी और विस्थापन को तो मीटर में मापते हैं, तो मीटर जो होता है वो दूरी को ही मापता है। तो आयाम का मात्रक यहां क्या बन जाएगा? इसका मात्रक यहां पर जो है वो क्या बन जाएगा? इसका मात्रक भी मीटर बन जाएगा। चलिए, सरल लोलक बोलते हैं उसको। भाई सरल लोलक, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम कह लीजिए आप उसे। बात एक ही है। अब झूले को देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए। जब झूले पे बैठकर झूलते हैं, झूला जितना आगे जाता है उतना ही पीछे की तरफ जाता है। आप लोगों ने मोटिवेशन क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि भाई आप लोग जितना मेहनत कर करके आज जो समय को इस तरीके से निकाल रहे हैं, कल आपकी जो कामयाबी होगी उस मेहनत के अकॉर्डिंग उतनी शानदार होगी। तो झूला जितना पीछे जाता है डेफिनेटली उतना ही आगे जाता है। तो ऐसा होता है भाई। चलिए, मोहितेश ठाकुर, मीटर, बिल्कुल बेटा। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। हमने पढ़ लिया आवृत्ति, हमने पढ़ लिया आयाम। अब मैं आगे की बात करता हूं फिर आपसे, और आगे की बात सुनिए जिसमें मैं पढ़ने वाला हूं तरंग दैर्घ्य को। आगे किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य को। तरंग दैर्घ्य को जो कहा जाता है वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य क्या होती है बेटा, एक बार सुनिए। तरंग दैर्घ्य होती है कि लगातार आने वाले दो सुरंग, ये सुरंग है, इसके बाद लगातार दूसरा ये आ रहा है, या लगातार आने वाले दो गर्त, ये गर्त है, इसके बाद ये गर्त आ रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा बेटा बराबर होती है। और यही दूरी अपनी क्या कहलाती है? यही दूरी अपनी कहलाती है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने तरंग दैर्घ्य के बारे में। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दो लगातार आने वाले सुरंग या दो लगातार आने वाले गर्तों के बीच की दूरी। ये लगातार वालों के लिए काम करेगा बेटा, और किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब मैं ये कहूं कि दो लगातार आने वाले सुरंग या लगातार आने वाले गर्तों के बीच की दूरी, ये दूरी अपनी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को व्यक्त कैसे किया जाता है मुझे बताइए। तो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है इस चिन्ह से। इस चिन्ह को नाम दे दिया जाता है लैम्ब्डा। लैम्ब्डा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है मुझे फटाफट बताइए बेटा कमेंट करके। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा आवृत्ति, प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। एक सेकंड में तरंग कितने कंपन कर रही है? आवृत्ति है। तरंग द्वारा मध्य बिंदु से एक और, ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपना एम्पलीट्यूड है, आयाम है। और लगातार आने वाले दो सुरंग या लगातार आने वाले दो गर्त, इनके बीच की जो दूरी है वो अपनी क्या कहला रही है? वो तरंग दैर्घ्य कहला रही है। मुझे फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल, के मदेरना, नमस्ते नमस्ते भाई। भूरा कासौट, लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, राहुल सिंह, भूरा कासौट, एंगस्ट्रॉन्ग। प्रिया डागोर, लैम्ब्डा। बेटा लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। मैं आपसे एक्चुअली जो पूछने जा रहा हूं वो मात्रक पूछने जा रहा हूं, किस मात्रक से जो है इसे व्यक्त किया जाता है। तो मात्रक बिल्कुल डेफिनेटली उसका क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग होता है। एंगस्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर एक जीरो सी लगी होती है, इसे एंगस्ट्रॉन्ग में जो है बताया जाता है। एक बात और बता दीजिए मुझे, एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? वो बात और एक बार मुझे बताइए फटाफट से। एक एंगस्ट्रॉन्ग में मीटर कितने होते हैं? प्रिया डागोर एंगस्ट्रॉन्ग, सुखविंदर सिंह एंगस्ट्रॉन्ग। ये एंगस्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि भाई बताइए कि एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? तो आपका जवाब जो वहां आना चाहिए वो आना चाहिए 10 की पावर -10, 10 की घात -10 मीटर में एक एंगस्ट्रॉन्ग बन के अपना तैयार हो जाता है। आपने तीन चीजों को पढ़ लिया, आवृत्ति क्लियर है, आयाम क्लियर है, तरंग दैर्घ्य क्लियर है। अब बचा आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है बेटा, उसे और एक बार आप समझिए। आवर्तकाल और आवृत्ति बिल्कुल एक जैसी परिभाषा देंगे, लेकिन डिफरेंस समझ लेना।
आवृत्ति तो ये कह रही है कि 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, टाइम पहले से दे रखा है उसने कि 1 सेकंड में 50 कंपन कर रहा है 50 हर्ट्ज, 100 कंपन कर रहा है 100 हर्ट्ज। अपने जो इंडिया में जो धारा दी जाती है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई की जाती है, उसका आवृत्ति मात्रक कितना होता है, उसका होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में वो 50 कंपन पूरा करती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, एक जो बल्ब होता है ना बेटा, वो 1 सेकंड में अपना 50 बार तो जलता है, 50 बार बुझता है। अब सोचिए इतना लंबा प्रोसेस विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड में वो बल्ब 50 बार जला 50 बार बुझा। हमें फील नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो आंखें है ना, आंख पर किसी भी देखी हुई वस्तु का प्रभाव वो 10 की मतलब 1/16 सेकंड के लिए रहता है मात्र। सेकंड का 16वां हिस्सा। अब इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते अपन। 1 सेकंड में सिर्फ 16 बार हम वाइब्रेशंस को देख सकते हैं। इससे ज्यादा वाइब्रेशन हुए तो हमारे दिमाग से निकल जाएंगे वो निश्चित तौर से। चलिए, आपसे जो पूछा है मैंने वो ये पूछा हुआ है कि मुझे आवर्तकाल बताना है आपको। 1 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है ये कहला रही है आवृत्ति। और अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं, मैं ये कहूं कि 1 कंपन करने में कितना समय लिया जा रहा है, ये चीज जो कहलाता है वो अपना आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल की क्या परिभाषा होगी? परिभाषा होगी तरंग द्वारा 1 कंपन पूरा करने में लिया गया समय। 1 कंपन पूरा करने में लिया गया जो समय होता है वो 1 कंपन पूरा करने में लिया हुआ समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं आवृत्ति बराबर हो जाएगी 1 आवर्तकाल। देखिए ये सारी बातें मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूं। टाइम पीरियड है, टी से व्यक्त किया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो चलिए, तो मुझे बताइए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी स्टूडेंट को यहां तक समझने में? मैंने आज जो पढ़ा है वो तरंग के बारे में पढ़ा है। तरंग क्या होती है, तरंग की परिभाषा दी है। तरंग 2 प्रकार की बताई है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों को आगे मैंने बताया हुआ है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों के बीच के डिफरेंस क्लियर किए हैं। 4 मोस्ट बातें मैंने आपको बताई हैं, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल। अगर मैं इन चारों बातों से एक निष्कर्ष पर पहुंचूं तो जैसे आपको किसी तरंग की चाल अगर निकालनी है तो तरंग की जो चाल होती है उसका फॉर्मूला बन जाता है चाल बराबर उस तरंग की आवृत्ति इनटू उस तरंग की तरंग दैर्घ्य। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जा चुका है। आपको किसी भी तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको किसी की तरंग दैर्घ्य दे रखी है तरंग की, उस तरंग की आपको चाल कैलकुलेट करनी है, आप आराम से निकाल पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, वहीं से बताऊंगा जहां से जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन की आप परिभाषा एक बार समझ लीजिए। किसी भी तरंग की अगर आपको चाल कैलकुलेट करनी है तो उस तरंग की आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, ये दोनों चीजों का आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। ये सारी बातें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अब पहुंच जाता हूं मैं अपने पॉइंट को वहीं लेकर जहां से मैंने यांत्रिक को पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि अभी मेरा पॉइंट वही है। मैंने यांत्रिक में ज्यादा अंदर नहीं गया हूं, यांत्रिक के सिर्फ 2 प्रकार बता दिए मैंने, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था मुझे बताइए। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल दिया था वो आपको ध्वनि दिया था, और स्टार्ट करते हैं यहीं से, ध्वनि तरंग से, साउंड वेव से। ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पूरा सुनते हुए चलना। ध्वनि में से क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी बातें अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहले मुझे फटाफट कमेंट करके ये बता दीजिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया है, बेसिक पढ़ाया है, फंडामेंटल पढ़ाया है। अगर इनमें से क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम अगर रह गई होगी ना तो आगे क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऋषिकेश गुर्जर, नहीं सर जी, ओके भैया।
आगे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर पूछना हो, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, अभी बता सकता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे इसके बगैर। आवर्त की बेमा बताओ। अच्छा, आवृत्ति की बेमा, आवृत्ति की बेमा बेटा सिंपल सी बेमा है। आवृत्ति जो होती है 1/, आवर्त काल होता है, 1 अपॉन टाइम होता है, सिर्फ टाइम की बेमा लिखनी है, t1 t⁻⁻1 लगाना है, बाकी और कुछ बेमा होती नहीं है इसकी, सिंपल सी, कुछ नहीं उसमें, लंबाई नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए ठीक भाई, ओके, आगे चलते हैं हम। और मेरा जो पॉइंट आने वाला है वो ध्वनि तरंग आ रहा है, साउंड वेव्स। अब बेटा एक बार फटाफट से सुनिए मेरी ध्वनि तरंगों के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ध्वनि तरंगें, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, मुझे बताइए कि ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती हैं कि अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती है, मुझे फटाफट इसका जवाब दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आप लोगों ने कितना पढ़ा है, फिर मुझे आगे पढ़ाने में सहूलियत मिल जाएगी। मुझे ये बताइए फटाफट कमेंट करके कि स्टूडेंट्स, ध्वनि तरंग होती है अपनी अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है कि अनुदैर्ध्य की होती है, फटाफट मुझे बताइए, बताइए बेटा फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है या ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके कि आपके अनुसार जो है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, बताइए भाई फटाफट। प्रिया डागोर, ऑप्शन ए, मतलब आपका कहने का यह है कि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए आगे और बताइए भाई। चंचल ए, ऋषिकेश 2, यसु खंडेलवाल 2, राहुल अनुदैर्ध्य, शिवेंद्र सिंह ए और बी दोनों, पूनम मीणा ए, पुष्पेंद्र सिंह 1, राहुल अनुदैर्ध्य, विष्णु कुशवाहा 2। चलिए एक बार मुझे बताइए, मैंने जब ध्वनि पढ़ाया था तो आपको ध्यान हो तो एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने यहां पर, और वो क्वेश्चन मैंने ठोस, द्रव, गैस और निर्वात के लिए कराया था, अगर आपको पता हो तो। देखिए ये ध्वनि पर टिक लगाया था मैंने और यहां कराया था, मैंने ये कहा था कि ये जो तरंग है वो कौन से माध्यम में चल रही है और कौन से में नहीं चल रही है। आपने टिक लगवाए हुए हैं, ठोस में चल रही है गुरुजी, द्रव में भी चल रही है और गैस में भी चल रही है, लेकिन निर्वात में नहीं चल रही है। अगर निर्वात में नहीं चल रही है तो मुझे बताइए ये किसका एग्जाम्पल था, आपके सामने लिखा हुआ है, ये यांत्रिक है। पहली बात तो ये तो माध्यम के आधार पर हो गया। अब मैंने ठोस, द्रव, गैस को छोड़कर अब मैं पॉइंट को आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भाई ये बताइए, कहां है वो क्वेश्चन, हाँ, ध्वनि तरंग जो है वो कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में आपको मैंने जो बताया हुआ था वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य का अंतर बताते हुए मैंने ये कहा था कि भाई अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जो केवल ठोस और द्रव में चलती है, गैस में चलती नहीं है। जबकि आप खूब जानते हैं कि ध्वनि तरंग तो एक ऐसी तरंग है जो ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। इसलिए आपका राइट आंसर जो बन जाता है वो कौन सी तरंग बनेगा, अनुदैर्ध्य तरंग। मेरे क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। पहली बात तो ये तरंगें कैसी हैं, अनुदैर्ध्य हैं। दूसरी बात, ये तरंगें जो हैं यांत्रिक प्रवृत्ति की हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में चल नहीं सकती। स्टार्टिंग में ही बताया था क्लास में कि अंतरिक्ष में खड़े होकर आप 2 व्यक्ति अगर बात करें तो बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। चलिए, राइट सर, ओके भाई। आपको 2 बात समझ में आ गई कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती हैं, ध्वनि तरंगें यांत्रिक प्रवृत्ति की होती हैं। ध्वनि या साउंड होता क्या है एक्चुअली? अगर मैं ध्वनि तरंग के लिए बात करूं तो ध्वनि जो होती है एक प्रकार से कंपनों का परिणाम होती है, कंपनों का परिणाम होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ढोल बजा रहा है, जब वो ढोल बजाता है तो वो अपने हाथ से बार बार उस ढोल को पीटता है तो उसकी ध्वनि हमारे कानों में आती है। गिटार या कोई भी आपने वाद्य यंत्र बजाते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, तो आपको बता दूं ध्वनि एक्चुअली डिस्टरबेंस का हमारे पास रिजल्ट है एक प्रकार से। अगर मैंने कुछ बोला
तो मेरी जो ध्वनि की तरंगें हैं ना, वो पूरे वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करते हुए चली जाएंगी, पूरे जो मीडियम है मेरा, उस मीडियम में डिस्टर्बेंस मचाते हुए चली जाएंगी। इसका मतलब ध्वनि जो होती हैं वो फाइनली किसका परिणाम होती हैं? तो जवाब है जी, ध्वनि कंपनों का परिणाम होती हैं, कंपनों का परिणाम। ध्वनि को यदि मैं आवृत्ति के आधार पर बांटना चाहूं, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें हमारी 3 प्रकार की पड़ेंगी हम यहां पर, जिनमें से पहली होगी, इसे मैं कहूंगा अश्रव्य, दूसरी को कहूंगा श्रव्य, तीसरी को कहूंगा मैं पराश्रव्य। ऑडिएबल साउंड, सॉरी अनऑडिएबल साउंड, ऑडिएबल साउंड, और तीसरी को जो मैं कहूंगा उन्हें कहूंगा आपकी जो पराश्रव्य तरंगों को जो कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगों को एक तरीके से मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, क्या कहा जाता है इंग्लिश नाम इसका, याद आते बताता हूं, चलिए। हाँ, इन्हें अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक। अनऑडिएबल, ऑडिएबल और अल्ट्रा, तीनों को जो है हम पढ़ेंगे यहां पर।